So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे गवर्नर के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको गवर्नर के बारे में समझाई भी थी। एक और टर्म रह गई है जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। देखिए क्या होता है आइसोक्रोनस गवर्नर। पहले उसका स्टेटमेंट दे देते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अरे सूरज आ गया आज। सूरज 2 दिन से कहां घूम रहे थे तुम? सो स्टेटमेंट क्या है आइसोक्रोनस गवर्नर का, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। गवर्नर विद range of speed, governor with range of speed is 0, range of speed 0 is known as isochronous governor. known as isochronous governor. एक दिन एब्सेंट थे क्या सिर्फ? आज बहुत सारे डाउट लिख के लाए हो तुम, इसका मतलब कल पता है एक दिन तुम आए नहीं, गवर्नर खत्म हो गया, अब सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है। सो अगर हम लोग बात करें आइसोक्रोनस गवर्नर की, तो आइसोक्रोनस गवर्नर का मतलब क्या है कि एक ऐसा गवर्नर जिसकी रेंज ऑफ स्पीड 0। अगर गवर्नर विद रेंज ऑफ स्पीड 0 हो जाए, इसका मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मतलब 125 आरपीएम पे आपने स्लीव को रखा है, 125.1 होते ही गवर्नर ने रिस्पॉन्ड किया और वापस ले आया उसको। 125.2 हुआ तो भी वापस ले आएगा, 124.9 हुआ तो भी गवर्नर वापस। मतलब हल्का सा चेंज आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ चेंज आ रहा है उसके अंदर, जिसके लिए फ्रैक्शन ऑफ चेंज आ रहा है उसके अंदर, जिसके लिए गवर्नर क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है। फ्रैक्शन ऑफ चेंज आते ही गवर्नर इनफाइनाइटली फास्ट काम कर रहा है कि 125 से 125.1 भी ना हो जाए। क्योंकि अगर 125.1 हो गया तो फिर रेंज ऑफ स्पीड 0 कैसे होगी? फिर तो 125 एंड 125.1 दोनों के बीच में डिफरेंस 0.1 हो गया। सो रेंज ऑफ स्पीड 0 का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बराबर रहे। सो हमने बोला कि अगर गवर्नर 125 पर है तो गवर्नर 125 पर ही होना चाहिए, 125.1 पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर 125.1 पर वो जाने ही वाला होगा, गवर्नर इनफाइनाइटली फास्ट स्पीड से उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको वापस 125 पे रख लेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा गवर्नर जिसकी रेंज ऑफ स्पीड 0 होनी चाहिए, उसके लिए गवर्नर की सेंसिटिविटी को आपको इनफाइनाइट करना पड़ेगा। गवर्नर की सेंसिटिविटी जो होगी बेटा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको लिखवाया था सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर या सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इक्वल्स टू मीन स्पीड डिवाइड बाय रेंज ऑफ स्पीड। मीन स्पीड डिवाइड बाय रेंज ऑफ स्पीड। सो मीन स्पीड की अगर हम लोग बात करें, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर रेंज ऑफ स्पीड को अगर आप देखेंगे तो आपने बोला एक ऐसा गवर्नर जिसका रेंज ऑफ स्पीड क्या हो? 0। अगर रेंज ऑफ स्पीड 0 होगा, इट मींस जो सेंसिटिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। सो आप क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी ऑफ
आइसोक्रोनस गवर्नर इज इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट सेंसिटिविटी होती है, बहुत जल्दी इसे काम करना पड़ता है। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? भाई जितना लिखा है बोर्ड पे उतनी की बात पूछ रहा हूं मैं ना। थोड़ा थोड़ा आ गया तुमको? रेंज ऑफ स्पीड, गवर्नर जिस स्पीड के बीच में फ्लक्चुएट करता है ना उसी को रेंज ऑफ स्पीड बोलते हैं। कल बता तो रहा था मैं 120 से 125 वो रेंज ऑफ स्पीड होती है। बस थोड़ा थोड़ा आने दो सूरज, ज्यादा आएगा तो फिर तुम क्वेश्चन पूछ लोगे। प्रहाश, कहीं उल्टा तो नहीं हो गया आजकल? प्रहाश सूरज की आईडी से क्लास करने लग गया हो और सूरज प्रहाश की आईडी से क्लास करने लग गया हो। जब से सूरज नहीं आया तब से प्रहाश क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अब इस बात को जो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है ना उसको पूरा पूरा समझते हैं। कैसे? ध्यान से देखो कैसे इसको पूरा पूरा समझते हैं। हमने कहा कि यार एक फॉर्मूला सर ने बताया था विच इज n स्क्वायर इक्वल्स टू 895 डिवाइड बाई h 2 mg प्लस mg प्लस माइनस f 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 2mg। इस फॉर्मूले को आप लोग सभी लोग जानते हो। और एक बार अगर आपको याद हो वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता रहा हूं अभी ना। जिन्होंने पढ़ा है उनको मैंने फ्रिक्शन के बारे में बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं अभी बता रहा हूं। जब एक ब्लॉक सरफेस पे रखा जाता है तो हमने बोल दिया कि रफ सरफेस है। रफ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए जाते हैं, एक होता है म्यूएस, एक होता है म्यू के। एक होता है म्यूएस और एक क्या होता है? म्यू के। हमको बोला जाता है म्यूएस अगर 0.2 है तो म्यू के की वैल्यू या तो इसके बराबर या इससे कम होगी। हमने मान लिया 0.1। ये भाई मैं फ्रिक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, सो फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि आप फ्रिक्शन के डाउट पूछने लग जाओ अभी, है ना। जिनको मैकेनिक्स पढ़ाया उनको पूरा फ्रिक्शन डिटेल में पढ़ाया होगा, जिनको मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया ना उनको पढ़ाएंगे ना तब पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। सो मान लो कि इसका m मास जो है वो है 10 kg। इसका मास जो है वो क्या है आपके पास में? 10 kg। अगर इसका मास 10 kg है तो इसका W जो होगा, G की वैल्यू लेट्स से सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका W जो होगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 न्यूटन। मैंने क्या किया, यहां पर एक फोर्स लगाया, फोर्स इज 10 न्यूटन। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो कितना होगा। आप सभी लोगों के ओपिनियंस जान लेते हैं, जरा बताओ आप सभी लोग पहले, जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? टू है। वैल्यू बताओ भाई, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। 2n क्या होता है? सारा डेटा गिवन है, वैल्यू बताओ। अच्छा 2 न्यूटन बताया होगा शायद तुमने, है ना सूरज? 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 20 20 20। सूरज, सौरभ, सिराजुद्दीन, सौरभ, यार ये एस नाम वाले ही आंसर बता रहे सिर्फ। प्रतीक, एके, फिर से सौरभ, लग रहा है कि गलत है।
देखो अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 20 न्यूटन आपके हिसाब से अगर इधर लगता है, तो ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में कैसे होगा? ब्लॉक तो पीछे चला जाएगा। मतलब जादू नहीं हो रहा ये, कि देखो जादू नहीं हो रहा, ये ब्लॉक है, मैं 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूं, ब्लॉक इधर नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। मैं 10 न्यूटन उधर लगा रहा हूं, ब्लॉक उधर नहीं जा रहा, पीछे जाएगा। ये तो मैजिक हो जाएगा ना। एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि आपसे पूछते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप बोलते हैं फ्रिक्शन म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, ये फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसको आप बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इन सब में डाउट मत पूछना, अभी ये सब मैं आपको वैसे भी एडवांस में बता रहा हूं, जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब ये सब चीजें डिटेल में बात करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एट इंपेंडिंग मोशन। क्या बोल दिया सर ये सब? देखो क्या होता है कि जब आपने 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाया होगा, तो हमने पता किया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स, मतलब W नीचे लगेगा तो एक नॉर्मल ऊपर लगता है, वो है 100। सो ये बन गया आपके पास में 20 न्यूटन। सो 20 न्यूटन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब यहां 10 लगेगा ना, तो इधर भी 10 लगता है। जब इधर 15 न्यूटन लगता है ना, तो इधर भी 15 न्यूटन लगेगा। जब इधर 16 न्यूटन लगेगा, तो इधर भी 16 न्यूटन लगेगा। और जब इधर 20 न्यूटन लगेगा, तो इधर भी 20 न्यूटन लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने 20 न्यूटन लगाया, ये फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गई। मतलब अब बॉडी जस्ट मूव करने वाली, अब बॉडी जस्ट मूव करने वाली है। और ये जो जस्ट वर्ड जहां ऐड हो जाता है ना, इट मींस आप डिस्कशन कर रहे हैं इंपेंडिंग मोशन के बारे में। इंपेंडिंग मोशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। इंपेंडिंग मोशन में 20 न्यूटन होता है। अच्छा, अगर मैंने 21 न्यूटन लगाया, अगर मैंने 21 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन 20 से ज्यादा होगा या कम होगा? ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टॉम पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मैकेनिक्स में चला जाता हूं, तो मैकेनिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। जब 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे ना, तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायनामिक फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली थी, जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली थी, मूव नहीं किया था, जस्ट मूव करने वाली थी, मूव नहीं किया, जस्ट मूव करने वाली है, उस टाइम पर फ्रिक्शन काम कर रहा है। उस टाइम पर फ्रिक्शन काम कर रहा है। देखो इधर आओ जरा, थोड़ा सा हम लोग गवर्नर के साथ मुलाकात करते हैं, और गवर्नर में समझते हैं इस बात को, स्पीड बड़ी होगी, स्लीव जस्ट ऊपर जाने ही वाला होगा, गया नहीं, जाने ही वाला होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे नीचे नीचे, अभी स्लीव कहीं गया नहीं है, जस्ट जाने ही वाला है। mg प्लस फ्रिक्शन। स्लीव ऊपर जाने वाला है, अचानक से आपने लोड कम कर दिया तो ऊपर गया नहीं। अब लोड कम हो गया तो उसको नीचे आना है, नीचे आने ही वाला है, जस्ट आने वाला है, आया नहीं, आने ही वाला है, तो mg नीचे फ्रिक्शन ऊपर। N2 इक्वल्स टू 895 बाय h।
2mg प्लस mg माइनस f 2mg। सो क्या सीखा आपने, क्या सीखा आपने? सर स्लीव तो कहीं गया ही नहीं, स्लीव जो है वो कहीं गया ही नहीं, और ऊपर जो है mg प्लस f, नीचे mg माइनस f। मतलब ये n जो है, ये अगर आपका 125 है तो शायद ये वाला n जो होगा ये आपका 123 होगा। हम बात करना चाह रहे हैं आइसोक्रोनस गवर्नर पे। हमने कहा आइसोक्रोनस गवर्नर एक ऐसा गवर्नर जो कि सेम स्पीड के ऊपर काम करता है। हमने कहा सर स्लीव तो मूव किया नहीं, उसके बावजूद गवर्नर ने यहां पर डिफरेंट स्पीड दे दी ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक गवर्नर आइसोक्रोनस हो ही नहीं सकता, और फ्रिक्शन आप किसी सिस्टम में से हटा दो ये हो ही नहीं सकता। जब तक फ्रिक्शन है तब तक रेंज अपने आप बन जाएगी। अभी बेचारा स्लीव अपनी जगह से मूव ही नहीं किया और दो अलग अलग स्पीड गवर्नर ने दिखा दी। तो इस बात को समझिए कि जब स्लीव मूव करेगा तब तो अलग अलग स्पीड आएगी, लेकिन मूव नहीं कर रहा तो भी गवर्नर ने अलग अलग स्पीड दिखा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक फ्रिक्शन है तब तक सेम स्पीड की तो आप बात ही नहीं कर सकते। सेम स्पीड की बात करना मतलब पाप करना, कर ही नहीं सकते आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोलेंगे किसी भी गवर्नर को आइसोक्रोनस बनाने के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन को जीरो करना पड़ेगा, और जहां फ्रिक्शन को जीरो कर दिया जाता है, आप क्या बोलते हैं सर ये तो इमेजिनरी बातें कर रहे हो आप, फ्रिक्शन तो जीरो ही नहीं सकता, नेग्लेजिबल हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है प्रैक्टिकली आइसोक्रोनस गवर्नर पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली आइसोक्रोनस गवर्नर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। बट थ्योरेटिकली पॉसिबल है। और जो चीजें थ्योरेटिकली ली जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड के लिए ली जाती है, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ली जाती है। वो क्या किस लिए ली जाती है? एक स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए। तो प्रैक्टिकली आइसोक्रोनस गवर्नर पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। अब थ्योरेटिकली कब पॉसिबल होगा? जब इस फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे। बिल्कुल सही। ये मतलब पिछले पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे, उसमें सूरज ने कोई एक बहुत अच्छी बात बोली है। सूरज आज तो तुम मतलब मिठाई खरीद के खुद ही खा लेना, बहुत बढ़िया बात बोल दी आज तुमने। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आज सूरज एक दिन की छुट्टी सूरज ने इसीलिए ली थी, पूरी तैयारी करके आया आज सूरज। अब सुनो दूसरी राज की बात। तो हमने कहा सर थ्योरेटिकली तो बनाओ, कम से कम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते तो थ्योरेटिकली तो बनाओ। तो थ्योरेटिकली बनाने के लिए आप गए किसके पास में? फॉर डेरिवेटिव टाइप गवर्नर। डेरिवेटिव टाइप गवर्नर, और डेरिवेटिव टाइप गवर्नर का सरदार है बेसिकली पोर्टर गवर्नर। मतलब जनरली हम लोग उसी को डील करते हैं। आपको पता होगा कि एक इक्वेशन कल मैंने लिखवाई थी, H इक्वल्स टू 2mg प्लस फ्रिक्शन तो अब गायब हो गया, डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ पा रहे हो ना? ये कल लिखवाया था। अभी सुनो, ये सब बातें मत करो अभी। अरे भाई आइडियल कौन होता है? अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आप अपना आइडियल विराट कोहली को मानोगे ना। आप थोड़ी बोलोगे सर बैटिंग में मेरा आइडियल ईशांत शर्मा। भाई हर इमेजिनरी चीज आइडियल थोड़ी होती है, हर इमेजिनरी चीज आइडियल थोड़ी होती है, वो परफेक्ट भी तो होनी चाहिए ना। हाँ जी, सोनू कुमार दास 80739
आधा मोबाइल नंबर भी लिख रखा है तुमने। बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? सो हमने कहा कि सर अगर ओमेगा 1 स्पीड पर मैं बात करूं तो हमने कहा ओमेगा 1 स्पीड पर ये होगा h1, ये हो जाएगा 2mg प्लस mg 1 प्लस k1 डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा 1 स्क्वायर। हमने कहा अगर h2 पर किसी और स्पीड पर बात करें तो 2mg mg 1 प्लस यहां k2 रहा होगा 2m ओमेगा 2, ऐसा कुछ रहा होगा। आप कहेंगे सर इस केस में H1 H2 जो है वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। H1 H2 जो है वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वो भी किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं हो पाएंगे। बोलो ये बात समझ पा रहे हो? H1 H2 गवर्नर हाइट है। अब दो अलग अलग स्पीड के लिए दो अलग अलग गवर्नर हाइट आ रही है। सो ऐसे कंडीशन में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैसे इक्वल होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हो सकती तो राइट हैंड साइड कैसे इक्वल हो सकती है? तो आप बोलेंगे दिस टाइप ऑफ governor cannot convert into isochronous governor. This type of governor cannot convert into isochronous governor. हमने कहा चलो स्प्रिंग कंट्रोल्ड के पास चलते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल्ड के लिए जो फॉर्मूला लिखा था फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। सर अगर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लिखा था वो था एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ एस डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी। हमने कहा ओमेगा 1 के ऊपर एम आर 1 ओमेगा 1 स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम जी तो उतना ही रहेगा, ये बन जाएगा एफ एस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी। यहां पर अगर आप देखेंगे एम आर 2 ओमेगा 2 स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ एस 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी। हमने कहा दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बन गया R1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर क्या रहा आपके पास में mg प्लस fs1 डिवाइडेड बाय mg प्लस fs2। सो यहां से आप बोल सकते हो ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 ये स्क्वायर इक्वल्स टू mg प्लस fs1 डिवाइड बाय mg प्लस fs2 मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या रहा आपके पास में R2 बाय R1। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि अगर दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस रेशियो, दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस रेशियो, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ गवर्नर कैन कन्वर्ट इनटू
आइसोक्रोनस गवर्नर। बोलिए। बोलिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स? अगर कोई समस्या है तो भाई पूछ सकते हो अभी आप। अगर कोई भी समस्या है तो अभी आप पूछ सकते हो। स्प्रिंग कंट्रोल्ड को आप आइसोक्रोनस बना सकते हो, डेरिवेटिव टाइप को नहीं बना सकते हो। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है विच टाइप ऑफ गवर्नर कैन कन्वर्ट इनटू आइसोक्रोनस गवर्नर। ए ऑप्शन वॉट गवर्नर, बी ऑप्शन पॉटर गवर्नर, सी ऑप्शन प्रोएल गवर्नर और डी ऑप्शन हार्टनेल गवर्नर। जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 2 मिनट क्वेश्चन देके मुस्कुराना, फिर थोड़ा डांस करना और उसके बाद डी पे मार्क करके आगे बढ़ जाना। जिन्होंने पहले एग्जाम दिए होंगे उन्होंने इन क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा। अरे भाई बोल दो एक बार, क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट पूछो। सभी लोगों के कमेंट नहीं आए। हाँ, अब सूरज ने बोल दिया कोई समस्या नहीं है तो बाकी लोग को तो बोलना ही पड़ेगा ना, प्रेशर बन गया आप सभी लोगों पे। So isochronous governor is actually an imaginary concept. So ये imaginary concept जो आप देख पा रहे हैं, ये इमेजिनेशन आप डेरिवेट के लिए तो कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। ये जो मैंने मैथमेटिक्स दिखाई है ना, ये मैथमेटिक्स में से आपके 1% कुछ काम का नहीं है। लेकिन क्या है ना कि मैं डायरेक्ट लिखता हूं ना ऐसा कि स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डेरिवेट को नहीं कर सकते, तो आप में से कोई ना कोई बोलता ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने, जरा समझाओ हमें। इसलिए ये अननेसेसरी मैथमेटिक्स भी मैंने आपको दिखाई है जो कि आपके किसी काम की नहीं है, जो कि आपके किसी काम की नहीं है। यार प्लीज, इतनी देर बाद में आपने बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने लिखा है क्लियर। सिंपल सी कहानी में आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो रिलेशन आया है ये पॉसिबल है पर ये जो रिलेशन आया है इनका इक्वल होना पॉसिबल है ही नहीं मैथमेटिकली भी। अगर मैथमेटिकली भी वो इक्वल होना पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल होना पॉसिबल है, तो मेन आप ये तो चाहते हो ना ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर है, सेम स्पीड रहे। अगर सेम स्पीड रहेगी तो आप बोल देंगे ये आइसोक्रोनस है। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं आता है किसी भी कंडीशन में, तो आप क्या बोल देंगे कि वो कभी भी आइसोक्रोनस बन ही नहीं सकता। अगर किसी गवर्नर में दो अलग अलग स्पीड आपको दिख रही है तो वो आइसोक्रोनस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी गवर्नर के अंदर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 हो रहा है, इसका मतलब कोई दूसरी स्पीड आ ही नहीं रही, रेंज ऑफ स्पीड आपके पास में 0 आ रही है, तो 101% आप उसे आइसोक्रोनस में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा स्टेटमेंट है, ज्यादा मैथमेटिक्स में जाना ही नहीं। ये तो मैंने उन लोगों को बताया है जो अभी क्वेश्चन पूछते, हमने कहा पहले ही चिपका दो इनको ये डेरिवेशन, जो किसी काम का नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है वो। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट हुआ करता है, ये कॉन्सेप्ट हुआ करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक बार मुझे देखने को मिला था किसी एएन के एग्जाम में। अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा अगर मैं पूछूं आपसे वो क्वेश्चन, जरा ढूंढने दो मुझे क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जरा बताओ। मैंने एमसीक्यू बताई थी कौन सी सॉल्व करनी है आपको, आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसे सभी स्टूडेंट्स?
हाँ भाई सूरज, क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? पीवाईक्यू कौन सॉल्व करता है यार? पीवाईक्यू में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पीवाईक्यू तो तुम 5वीं क्लास के बच्चे को दे दो, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। असली मजा एमसीक्यू के अंदर है। अच्छा बुक आई नहीं क्या अभी? ओके, जिनके पास में आ गई होगी वो लोग बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे उस बुक को। चलो बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी ये फ्रिक्शन वाली चर्चा कर रहे थे, इस फ्रिक्शन के ऊपर चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद और करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, विच इज कंट्रोलिंग कर्व। अब भाई सभी लोग दिल थाम के इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझ लेना। इस टॉपिक को मैं चाहूं तो 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं। 3 दिन छुट्टी है, क्यों छुट्टी है? 3 दिन छुट्टी नहीं है भाई, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, अब 7 दिन क्लास रहेगी आपकी। छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है, छुट्टियां जितनी आनी थी वो आ गई है, अब आपको रोज पढ़ना है। अब सुनो, काम की बात सुनो, ये राज की बात बता रहा हूं, और ये राज की बात किसी को बताने की नहीं होती है। देखो जरा ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया होगा मेरे ख्याल से, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टेन थीटा एम जी प्लस एम जी, फ्रिक्शन नहीं है मेरे पास में अभी, एम जी बाय 2 1 प्लस के, ऐसा एक फॉर्मूला डिराइव किया होगा। बोलो ऐसे ही कुछ किया था ना, ये टेन का थीटा कहाँ गया, ये लो भाई टेन थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा। क्लियर है इतनी बात? अरे 7 दिन क्लास लेने में मर रहे हो तुम, अब फोकस करो। अब बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत काम की बात बता रहा हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे 7 दिन की क्लास की। 7 दिन की क्लास होगी अब यार। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ऐसा एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा। अब इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा। ये कौन है और ये कौन है? गवर्नर के पास चलते हैं। हमने गवर्नर से पूछा, यार गवर्नर थोड़ा सा ये बात हमको समझाओ कि ये जो इक्वेशन लिखी है इसका क्या मतलब है, ये जो इक्वेशन लिखी है इसका क्या मतलब है। तो उसने बोला कि देखो बात ऐसी है कि ये जो फ्लाई मास दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर बाहर की साइड एक फोर्स है विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फ्लाई मास ऐसे 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 घूमे जा रहा है, जिंदगी भर घूमे जा रहा है। ये फ्लाई मास जब इसके ऊपर एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है तो ये बाहर क्यों नहीं जा रहा? समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। आपने क्या किया, एक रस्सी लिया, रस्सी पे पत्थर को बांधा और ऐसे ऐसे घुमाया, वो पत्थर बाहर नहीं जा रहा, बस ऐसे ऐसे घूम रहा है। कोई बताएगा क्यों? कोई बोल रहा है, कोई बताएगा क्यों ऐसा ऐसे घूमता है वो? क्योंकि बाहर की साइड एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है तो अंदर की साइड टेंशन टी लग रहा है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर की साइड एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है तो अंदर की साइड भी तो एक फोर्स लग रहा है ना। सो आउटवर्ड इनवर्ड बराबर, तो पत्थर बस इसी रेडियस में घूमता रहेगा। हमने कहा सर ये जो गवर्नर का फ्लाई मास है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम रेडियस के ऊपर घूम रहा है, ये ना तो बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। इसका मतलब बाहर की साइड जो फोर्स लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, उसको कोई ना कोई छुपा हुआ फोर्स अंदर से कंट्रोल कर रहा है। कोई ना कोई हिडन फोर्स, हालांकि हिडन नहीं है, ये जो आर्म है ना यही मिलके इसको अंदर होल्ड करके रखती है।
लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं कि अगर बाहर की साइड एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है तो अंदर की साइड कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो कि उसको बैलेंस करके बैठा, तभी तो इक्विलिब्रियम रेडियस के ऊपर घूम रहा है। अरे बोलिए यस और नो। सो माय डियर स्टूडेंट, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर, this will equals to this term and actually this is known as controlling force। ये जो फोर्स है इसी को आप क्या बोल रहे हैं यहां पर, कंट्रोलिंग फोर्स। इस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, बाहर की साइड लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर and m r omega square equals to this right hand side and this right hand side is actually known as controlling force। हम सोचते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर कंट्रोलिंग फोर्स है। ऑफ कोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल में कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग ये है, बट दिस टर्म इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो हम एम आर ओमेगा स्क्वायर को डील कर लेते हैं। So outward mr omega square, inward this complete equation, so this will equals to this। इसका मतलब जो बॉल है वो अपनी एक इक्विलिब्रियम रेडियस पर घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। बोलो यार ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब आपको समझ में आ रहा है इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूं, वरना मैं ऐसे ऐसे लाइन खींचता, बोलता ये कंट्रोलिंग कर, भाई याद कर लेना एग्जाम में आएगा। सबको नहीं मिलती है ज्ञान की बातें, जिनको समझ में आता है उन्हीं को बताते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि स्टूडेंट की मेंटेलिटी जो होती है ना वो बिल्कुल क्लियर होती है कि अगर समझ में आ रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि हम स्मार्ट हैं, हम मतलब वो खुद। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला बेकार पढ़ा रहा है। इसलिए हमको भी सेफ रहना पड़ता है, जितना आपको समझ में आएगा उतना ही बताया जाएगा। इसलिए तो मैं बार बार पूछता हूं समझ में आया नहीं आया, आप बोलते हैं कि सर नहीं समझ में आया, तो फिर उसके बाद में डायरेक्ट बताते हैं ये ऐसा है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, क्योंकि एट द लास्ट वहां पर आंसर मार्क करना है। एट द लास्ट वहां पर सिर्फ आंसर मार्क करना है। अब वो आंसर आपने कैसे मार्क किया, आपने कॉन्सेप्ट सीखा था फिर मार्क किया, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप भर रहे थे और आपको दिखा कि अच्छा सामने वाले ने ए भरा है तो मुझे भी ए भरना है। तीसरा तरीका, ए आपका फेवरेट अल्फाबेट है, किसी का नाम चालू होता होगा ए से, कुछ पुरानी यादें, हो सकता है आपने जय माता दी किया हो उसके बाद में ए सेलेक्ट किया हो। किसी भी तरीके से अगर आपने ए मार्क किया है और ए आपका सही आंसर है तो 101% एग्जामिनर को नंबर देना पड़ेगा। तो हम दोनों कोशिश करते हैं, पहले आपको समझाते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं समझ में आता तो फिर आपको बोलते हैं अब याद करो इसको, अब उसको याद करो। अब याद करके मार्क करके आओ, समझ के मार्क करके आओ, नंबर उतना ही मिलना है, और मार्क करके आना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, है ना, पर मार्क करके आना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बिल्कुल भी अपना माइंड यूज नहीं करेंगे, दिमाग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अभी आप जाके बुक्स के पेज पलट के देखना, वो तो बेचारा खुद एक लाइन बना के बोल देता है ये होता है कंट्रोलिंग कर्व, लेकिन मैं आपको उसका पूरा पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं, तो मतलब मैं अननेसेसरी एफर्ट डाल रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये पूरे अटेंशन से, जो भी चाय का कप आपने ले रखा है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, जिसने खाने की प्लेट ले रखी है वो भी थोड़ी देर में साइड में कर दो उसको, और सिर्फ बोर्ड के ऊपर फोकस करो। और जो बेड पर लेटे लेटे लैपटॉप या मोबाइल लेके देख रहा है पिक्चर को, वो भी साइड में कर दो, और थोड़ा सा अच्छे से बैठ के और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझो, है ना। एक फोर्स अंदर की साइड है जो इसको खींच के होल्ड करके रखा है, वो है ये, बाहर की साइड लग रहा है ये। सो एक्चुअल में दिस इज नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स एंड दिस विल इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो कभी कभी हम लोग इसकी मदद से बात कर लेते हैं कि हाँ ये कंट्रोलिंग फोर्स है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका कंट्रोलिंग फोर्स है। लेकिन क्या होता है कि इसको लोग जानते नहीं है, ये बड़ा आसान दिख रहा है,
ये बड़ा आसान दिख रहा है, इसलिए लोग इसको कंट्रोलिंग फोर्स बोल देते हैं। आप देखते हैं गांव में किसी का नाम होता है कालीचरण दिस 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 दिस, बोला ये बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम बदल के कालू कर दिया, है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बोला कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, आपने बोला सर tan थीटा ब्रैकेट mg प्लस mg बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस k। मैंने कहा क्या बोल गया ये, आपने बोला mr ओमेगा स्क्वायर, बात खत्म। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, ये है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं है ये है। लेकिन क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हमने बोला ये इसी के तो बराबर है, इसको बोल दो, एक ही बात है, ये इसी के बराबर तो है, इसको बोल दो। हमने कहा चलिए ठीक है, मान लिया, पहला कंफ्यूजन दूर किया कि कंट्रोलिंग फोर्स जो होता है ना वो अंदर की साइड लगता है ना कि बाहर की साइड। अब ये कंट्रोलिंग फोर्स जो है हम पढ़ रहे हैं सबसे आखिरी में, लेकिन ये गवर्नर का हार्ट है, हार्ट नहीं तो कुछ नहीं। इसने पूरे गवर्नर को कंट्रोल कर रखा है, तभी तो इसका नाम कंट्रोलिंग फोर्स है। सो कंट्रोलिंग फोर्स हमें पता चला क्या है, तो कंट्रोलिंग कर्व क्या है। एक और स्टेटमेंट, एक और गोल्डन स्टेटमेंट, सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए। कर्व बिटवीन कंट्रोलिंग फोर्स एंड गवर्नर रेडियस is known as controlling curve। वाह, तुम्हें पता नहीं मजा आया नहीं आया, लेकिन मुझे खुद को अपने स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के मजे आने लग जाते हैं। सो ये कंट्रोलिंग कर्व किसके बीच में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग कर्व था क्या। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये जो फोर्स लिखा है इसका मतलब इस एक्सिस पे फोर्स को बताया जाएगा, इस एक्सिस पे रेडियस को बताया जाएगा, लेकिन क्या है ना सर, इसको ड्रॉ कैसे करोगे। हमने कहा देखिए यार ये तो मुझसे ड्रॉ होगा नहीं, इतनी मैथमेटिक्स आती नहीं है, पर ये इसके बराबर है तो इसको ड्रॉ कर लो ना। जब ये 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन, जब ये 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन, जब ये 2 न्यूटन तो ये भी 2 न्यूटन, जब ये 10 न्यूटन ये भी 10, ये 50 ये 50, ये 100 ये 100। तो हमने कहा इसको क्यों ड्रॉ कर रहे हो, इसको ड्रॉ करो ना, ये आसान है। हमने कहा सर इसमें है mr ओमेगा स्क्वायर, m तो कांस्टेंट है, r हमने कहा एक्चुअल में r रेडियस और ओमेगा स्पीड दोनों वेरिएबल है, दोनों क्या है आपके लिए वेरिएबल है। सो बेसिकली ये जो कर्व जाने वाला है, ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा, ये जो कर्व जाने वाला है ये कर्व कुछ ऐसा जाने वाला है। हमने कहा सर ये कंट्रोलिंग फोर्स का कर्व है, इस पे लिख दो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व। मतलब इसके हर एक पॉइंट के ऊपर कंट्रोलिंग फोर्स की वैल्यू आ रही है। कैसे? किसी बच्चे ने बोला अच्छा सर ये कंट्रोलिंग फोर्स कर्व है, किसी बच्चे ने बोला अच्छा ये कंट्रोलिंग फोर्स कर्व है, तो बताओ R बराबर 10 mm पे फोर्स कितना होगा। अगर मैं आपको ऐसे बना के बोल देता हूं कि ये y बराबर mx है या y बराबर x है, तो आपको बोलोगे ना सर x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है। हमने कहा पुट कर दो y की वैल्यू 1, x बराबर 2 पर y की वैल्यू 2, x बराबर 3 पर y की वैल्यू 3, ऐसा बोलेंगे हम। तो आप में से एक बच्चा है जो बहुत ही शैतान है, उसने बोला कि सर अगर आपका ये कंट्रोलिंग फोर्स है कर्व है तो मैं रेडियस की वैल्यू देता हूं, आप मुझे बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। मैं रेडियस की वैल्यू देता हूं, आप मुझे बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। हमने कहा रुको ठहरो और थोड़ा सुनो ध्यान से। सिर्फ रेडियस की वैल्यू देने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ रेडियस की वैल्यू देने से बात नहीं बनेगी, स्पीड भी तो चाहिए होगी। अरे स्पीड भी तो चाहिए होगी, है ना। तो अब देखो यहां पर कैसे फोर्स को देखा जाता है। अब देखो यहां पर फोर्स को कैसे देखा जाता है।
ये एक पर्टिकुलर स्पीड है, ये एक पर्टिकुलर स्पीड है, और इस स्पीड को आपने बोल दिया कि ये है सर स्पीड n। इस स्पीड के लिए एक रेडियस है और इस रेडियस को आपने बोल दिया r। सो r रेडियस और n स्पीड पर ये जो वैल्यू आपके पास में आ रही है, ये आपकी वैल्यू कंट्रोलिंग फोर्स को बताएगी। ये आपकी वैल्यू जो है ये कंट्रोलिंग फोर्स को बताएगी। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी इक्विलिब्रियम रेडियस के लिए, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेडियस, किसी भी इक्विलिब्रियम रेडियस के लिए एक इक्विलिब्रियम स्पीड भी होती है। हमने कहा नहीं सर n1 के लिए बताओ जरा, n1 के लिए हमने कहा देखो अगर n1 के लिए फाइंड करना है ना, n1 के लिए फाइंड करना है ना, तो ये n1 स्पीड इससे ज्यादा या कम होगी ना, तो इसकी इक्विलिब्रियम रेडियस भी बदल जाएगी। हमने कहा नहीं सर n2 के लिए बताओ, हमने बोला n2 जो है वो कम या ज्यादा कुछ तो होगा ना, तो अगर कम होगा तो इसकी इक्विलिब्रियम रेडियस भी बदल जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी स्पीड के लिए आपके पास में एक इक्विलिब्रियम रेडियस भी होती है। किसी भी स्पीड के लिए आपके पास में एक इक्विलिब्रियम रेडियस भी होती है, और जब आपको वो कंट्रोलिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो अगर कोई आपको इक्विलिब्रियम स्पीड बता दे तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से इक्विलिब्रियम रेडियस फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद में आप बता पाएंगे कि कंट्रोलिंग फोर्स कितना होगा बाय द हेल्प ऑफ कर्व, बाय द हेल्प ऑफ कर्व। एन किसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे वो क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? प्रभु क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करो। मतलब अभी बेचारा कंट्रोलिंग फोर्स का जन्म हुआ है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, तुम बोल रहे हो कि इसकी शादी हम लोग ऐसी लड़की से करेंगे, 2 दिन भी नहीं हुए उसको अभी पैदा हुए, और तुम चर्चा कर रहे हो इसकी शादी कहां करनी है। ठीक है प्रिंस राज, तो अभी सुनो थोड़ी देर के लिए, अभी सुनो, फिर बताएंगे एन दिया रहेगा, पता करना होगा क्या करना होगा, तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस के साथ सुनो। एन क्या है, आर क्यों बनाया है ये तिरंगे जैसा? अभी बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं यहां पर, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ज्ञान की बातें आपको बताई गई होगी, सॉरी मैकेनिक्स के अंदर, मतलब देख रहे हो कि सब्जेक्ट को कहां से कहां रिलेट करना पड़ रहा है। एक ऐसा बाउल बनाया होगा और इसके अंदर एक बॉल को रख दिया होगा, एक ऐसा उल्टा बाउल बनाया होगा, इसके ऊपर एक बॉल को रख दिया होगा, एक ऐसा बाउल बनाया होगा, बाउल क्या हो गया, तो फ्लैट सरफेस हो गई, इसके ऊपर एक ऐसा बॉल को रख दिया होगा। अभी देखना कॉन्सेप्ट कहां से कहां रिलेट होने वाला है। हमें बोला जाता है कि अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये लौट के वापस यहां आ जाएगा, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे इधर तो ये लौट के वापस आ जाएगा। ऐसा ही होता ना। लेकिन अगर आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया ये वापस नहीं आएगा, अगर आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया ये वापस नहीं आएगा कभी भी। इसके पास आओ जरा, इसको जितना डिस्टर्ब करोगे उतना आगे चला जाएगा, थोड़ा और डिस्टर्ब करो थोड़ा और आगे चला जाएगा, इधर डिस्टर्ब करो इधर आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे लेके चलोगे थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कितना भी डिस्टर्ब करो घूम फिर के आना आप ही के पास में है।
इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बहुत केयरफुल रहो, स्लाइट डिस्टरबेंस निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। जितना डिस्टर्ब करोगे उतना ही आगे चला जाएगा, इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं है? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मतलब जितना बताता जा रहा हूं ना उतना ही सीखना है सिर्फ, उसके पहले आगे मत जाओ। जब पूरा हो जाएगा ना तो मैं फिर बोर्ड से हट जाऊंगा 2 मिनट के लिए और आपको बोलूंगा जो भी डाउट है आप पूछो। अभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड होने दो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड होने दो अभी। हाँ, सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस लिखने में कंजूसी मत किया करो, तुरंत वाई आपका ऐसे टाइप होते हुए आना चाहिए जितने भी लोग क्लास में हैं। मैं देखो मैकेनिक्स की चीजें भी लिख रहा हूं यहां पर, तो तुम वाई तो लिख ही सकते हो। सो अब देखो, इसको थोड़ा सा उठा के मुझे अगली स्लाइड पे ले जाना पड़ेगा। इसको कैसे उठाया जाए? इसको ऐसे करके ये अरे नहीं, तुमको नहीं, ये तो पूरा आ गया, अरे बाप रे। नहीं, इसको उठा के मुझे थोड़ा सा अगली स्लाइड पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, वरना आपको समझ आएगा नहीं, और आपको समझ नहीं आएगा तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अभी आपको कंट्रोलिंग कर्व कुछ ऐसा समझ में आएगा कि आपको मजा आ जाएगा, आप खुद ही अपनी चेयर पर बैठे बैठे नाचने लगेंगे। अब आ जाओ अगली स्लाइड पे, इस पर बनाते हैं इसको। तो ये है आपका फ्लाई मास, ये अपर आर्म, ये लोअर आर्म। देखो जरा, बाहर की साइड लग रहा है mr ओमेगा स्क्वायर, अंदर की साइड लग रहा है कंट्रोलिंग फोर्स एफसी। कंट्रोलिंग फोर्स एफसी की खास बात क्या है? इसमें आ रहा है थीटा, इसमें आ रहा है के, और ये दोनों, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये दोनों ही पैरामीटर ऐसे हैं जो ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं। किस पर? ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं। थीटा अगर लिंक ऐसा है तो थीटा 30 डिग्री। अब ये ऐसे कैसे आया पता ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसने बोला थीटा 30 डिग्री मतलब tan 30 की वैल्यू जो है उतनी रहेगी भाई। ठीक, अगर ये लाइन ऐसे 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री, कैसे आया, क्यों आया, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो राइट हैंड साइड आप देख पा रहे हो, इट टोटली डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ अपर एंड लोअर लिंक, अपर एंड लोअर लिंक, है ना। अब देखिए, हमने कहा यार स्टेबल अनस्टेबल में क्या होता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस करना पड़ता है, और डिस्टर्ब करके हम देखते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल। हमने कहा इसको भी जरा डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, अगर ये आपकी स्लीव है, अगर ये आपकी स्लीव है, सो बेसिकली अगर इस स्लीव को आप ध्यान से देखें, ये स्लीव ऊपर नीचे मूव करती है, ऊपर नीचे मूव करती है। जब ऊपर नीचे मूव करती है तो उसका कारण क्या है? लोड वेरिएशन। लोड वेरिएशन आएगा तो स्लीव ऊपर नीचे जाएगा, लोड वेरिएशन आएगा तो स्लीव ऊपर नीचे जाएगा। हमने कहा अब ये लोड वेरिएशन जो आ रहा है वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो इंजन पर लोड वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से ये स्लीव ऊपर नीचे जाती होगी। तो एक टाइम आया होगा जब स्लीव ऊपर गई होगी, एक टाइम आया होगा जब स्लीव नीचे गई होगी। अब सुनना, ड्यू टू लोड वेरिएशन, ड्यू टू लोड वेरिएशन, if sleeve moves upward, अगर स्लीव लोड वेरिएशन की वजह से ऊपर जाती है तो एक तो स्पीड बढ़ेगी और एक रेडियस, गवर्नर रेडियस भी बढ़ेगी। तो जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है उसमें आर तो हो जाएगा R1 और ओमेगा हो जाएगा ओमेगा 1, तो ये बन जाएगा एम R1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ये आपका बाहर की साइड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, वो है। इसको मैं F लिख देता हूं, बोलिए।
अब जितना फोर्स बाहर की साइड mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर लगा रहा होगा उतना ही कंट्रोलिंग फोर्स अंदर की साइड लगा रहा होगा, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम रेडियस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके ऊपर घूमने लग जाएगा वापस। लोड और कम हुआ, थोड़ा और ऊपर गया, फिर उस पर घूमने लग जाएगा। सो एक सर्कमफ्रेंस पे, एक रेडियस पे अगर ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब बाहर और अंदर का जो फोर्स लग रहा है ना वो सेम ही है। तो mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर ये बाहर लगेगा और उतना ही फोर्स अंदर की साइड लगेगा, और इसी को आप क्या बोल देंगे, मतलब बाहर की साइड जो लग रहा है फोर्स और अंदर की साइड जो FC लग रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है। सो बेसिकली इसको बोलते हो आप कंट्रोलिंग फोर्स। तो कंट्रोलिंग फोर्स किसके बराबर हुआ, mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर के बराबर हुआ, mr1 ओमेगा स्क्वायर के बराबर हुआ। अब आप क्या कर रहे हो कि आपका मन नहीं मारना, अब आप खुद इसे डिस्टर्ब करेंगे। एक तो हुआ ड्यू टू लोड वेरिएशन, अब आप डिस्टर्ब करेंगे। आप में से एक खुरापाती स्टूडेंट आया, सोनू कुमार आया, सोनू कुमार ने स्लीव को पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर कर दिया, स्लीव को पकड़ा और खुद से ही ऊपर कर दिया ड्यू टू डिस्टर्बेंस। इफ स्लीव शिफ्टेड टू अपवर्ड, ऊपर शिफ्ट कर दी भाई उसने। तो जब आपने खुद ने ऊपर शिफ्ट कर दिया, आपने खुद ने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो बॉल बाहर तो जाएगी, रेडियस तो बढ़ेगी, पर स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, स्पीड तो सेम ही रहेगी, रेडियस बढ़ जाएगी। तो ये जो mr ओमेगा स्क्वायर है, ये इसमें r तो r1 हो जाएगा, पर ओमेगा अभी भी उतना ही रहेगा। तो जो फोर्स है वो कितना रहेगा, mr1 ओमेगा स्क्वायर। जब स्लीव को पकड़ के आपने ऊपर कर दिया तो स्पीड क्यों बढ़ेगी, पिछली बार लोड कम हुआ था तो स्पीड बढ़ी थी, इसलिए स्लीव ऊपर गया तो रेडियस भी बढ़ गया। लेकिन इस बार सोनू कुमार ने क्या किया, स्लीव को पकड़ा और ऊपर कर दिया, खुद ही ऊपर कर दिया। क्योंकि स्लीव ऊपर गया तो अब रेडियस तो बढ़ेगी ना, बॉल बाहर जाएगी तो, पर स्पीड नहीं बढ़ी है, स्पीड नहीं बढ़ी है। तो अब बाहर की साइड जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mr1 ओमेगा स्क्वायर। बाहर की साइड जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mr1, बाहर की साइड कितना लग रहा है, mr1 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब r1 रेडियस है और ओमेगा 1 स्पीड है, उस टाइम पर थीटा जितना रहा होगा, जितना k रहा होगा, उतना ही थीटा और k अभी भी रहा होगा। जब ड्यू टू लोड वेरिएशन स्पीड बढ़ा, r बढ़ा, तो mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर फोर्स हुआ था जो बाहर की साइड था, उतना ही कंट्रोलिंग फोर्स अंदर लगा था। ये खुद से हुआ था, ये हमने किया है। जब हम करेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ पाई, लेकिन थीटा और के अभी भी उतने ही रहेंगे जितना ये खुद से ऊपर गया हो 10 mm, या मैंने इसको 10 mm ऊपर किया हो। भाई ये जो एंगल है ये तो अभी भी उतना ही रहेगा ना। अब ये खुद से ऊपर जाए या मैं इसको ऊपर करूं, थीटा और के की वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर थीटा और के की वैल्यू सेम रहेगी तो अंदर की साइड लगने वाला कंट्रोलिंग फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा जितना खुद से जाने पर लग रहा था। और खुद से जाने पर कितना लग रहा था, खुद से जाने पर लग रहा था mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर। मतलब बाहर की साइड लग रहा है mr1 ओमेगा स्क्वायर, अंदर की साइड लग रहा है mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर। बाहर की साइड सिर्फ r1 बढ़ा है, अंदर की साइड जो फोर्स है उसमें r1 और ओमेगा 1 दोनों बढ़ गए हैं। इसका मतलब अंदर की साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा है। तो आपने स्लीव, सोनू कुमार ने स्लीव को ऊपर किया, लेकिन अंदर की साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो फ्लाई मास है उसको कंट्रोलिंग फोर्स अंदर खींचेगा और स्लीव को नीचे भेज देगा। और सोनू कुमार को बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, गवर्नर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आपने डिस्टर्ब किया और ये वापस आ गया। हो सकता है कुछ लोगों को पूरा समझ में आ गया हो सकता है कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो। सो एक बार जरा बताओ कि चीजें कितनी दिमाग में गई। फिर से बताएंगे, चिंता मत करो, जब इतना बताया है, इतना टाइम दिया है तो और बताएंगे। लेकिन बताओ कितना समझ में आया। ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली। हाँ 50% आया तो कोई बात नहीं, अभी तो स्लीव को नीचे भी तो लेके जाना है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि लाइक मैं एक ही बार बताऊंगा, अभी मैं ये 2-3 चीजों में बताऊंगा, फिर आपसे फिर पूछूंगा। बस जो सीखने की इच्छा है ना उसको खत्म मत कर देना। ऐसा मत सोचना कि अरे याद कर लेंगे, अगर ऐसा सोच लोगे ना तो मेरा सारा एफर्ट खराब हो जाएगा। अब देखो, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया। हमने कहा सोनू कुमार ने ऊपर डिस्टर्ब किया, इसको एक बार नीचे डिस्टर्ब करके देखते हैं। अब जिनको 50% समझ में आया होगा ना उनको अब 100% समझ में आया होगा, और जिनको पहले ही 100% समझ में आ गया होगा ना वो इस कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर वे में समझिए। देखिए अब मैं दूसरा सिनेरियो बता रहा हूं, सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट। दूसरा सिनेरियो इसीलिए बताता हूं मैं ताकि अगर पहले वाले में कुछ समझ नहीं आया होगा ना तो दूसरे वाले में क्लियर हो जाएगा। बाहर की साइड लग रहा है mr⍵², अंदर की साइड लग रहा है सेम कंट्रोलिंग फोर्स, ये स्लीव है। इस बार और ज्योमेट्री को और क्लियर करके समझाएंगे, चिंता मत करो। तब तक समझाएंगे जब तक समझ नहीं आएगा। देखिए, ड्यू टू लोड इंक्रीमेंट स्लीव मूव्स डाउनवर्ड। जब बेटा लोड इंक्रीज कर रहा है और स्लीव डाउनवर्ड जा रहा है, जब लोड इंक्रीज कर रहा है और स्लीव जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, सो ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है सर? mr⍵² में से, क्योंकि लोड बढ़ गया है तो स्पीड तो कम हो जाएगी ना, स्पीड कम, स्पीड कम तो स्लीव नीचे जाएगी, रेडियस भी कम, मास उतना ही रहेगा। तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो mr⍵² लग रहा था, अब जो फोर्स लगेगा mr⍵, m2r2⍵2²। मतलब क्या हुआ होगा? देखो ये खुद से हो रहा है, अभी जो मैं बना रहा हूं ना ये खुद से हो रहा है। ये फ्लाई मास यहां पर आ गया, ये खुद से हुआ है। तो बाहर की साइड जो फोर्स लगेगा वो है mr2⍵2, क्योंकि जब खुद से होता है ना तो ड्यू टू स्पीड फ्लक्चुएशन होता है, तो स्पीड तो बदलेगी। अंदर की साइड जो फोर्स लग रहा है वो है Fc, कंट्रोलिंग फोर्स। क्लियर है? इस टाइम पर मान लीजिए ये एंगल θ1, इसको Fc1 बोल दो क्योंकि Fc पहले बोल रखा हमने। ये आपके पास θ1 हो गया, और मान लो कि ये जो एंगल है ये φ1 हो गया, ऐसे। सो ये लोड वेरिएशन की वजह से हुआ, ये लोड वेरिएशन की वजह से हुआ। अब क्या हुआ, हमने बुलाया फिर से सोनू कुमार को। सोनू कुमार डिस्टर्ब करने में एक्सपर्ट है, हमने उसको बुलाया इसको डिस्टर्ब करना है, मुझे नहीं, है ना। हमने कहा कि देखो इसको वापस यहां ले आए, व्हाइट वाली जगह पे ले आए, जो व्हाइट वाला डायग्राम है ना इसमें ले आए। आर भी बदलेगा, ऑफकोर्स आर भी तो बदलेगा ना, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। अभी हमने बोला इसको वापस वहां भेज दो, और इस बार ड्यू टू डिस्टर्बेंस स्लीव मूव्स डाउनवर्ड, ड्यू टू डिस्टर्बेंस स्लीव मूव्स डाउनवर्ड। तो ऐसे में mr स्लीव मूव्स की वजह शिफ्टेड करो, क्योंकि अपने शिफ्ट किया ना, mr, क्योंकि अब ये जो है ना ये खुद से नहीं गया, स्पीड फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, तो स्पीड तो उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन रेडियस जो है, अब जब स्लीव नीचे जाएगी तो रेडियस को तो बदलना पड़ेगा, और m अभी भी उतना ही रहेगा। तो फोर्स जो है वो है mr⍵², mr2⍵²। तो जब आप इसको नीचे लेके आ रहे हो, येलो आउटलाइन को देखेंगे अब, तो क्या हो रहा है कि इसकी रेडियस हो गई, यहां लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, इसकी रेडियस जो है वो हो गई r2, स्पीड अभी भी उतनी है, तो बाहर की साइड फोर्स लगेगा इतना। लेकिन देखिए वापस θ1 पर आप आ चुके हो,
phi 1 पर आप आ चुके हो, तो कंट्रोलिंग फोर्स तो उतना ही लगेगा ना जितना पहले लग रहा था, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। इसको मतलब ही नहीं है कौन लेके आया कैसे लेके आया, ये तो बोल रहा है कि भाई θ1 हो गया तो मैं तो उतना ही काम करूंगा, phi 1 आ गया तो मैं तो उतना ही काम करूंगा। मुझे मतलब ही नहीं है कि ये खुद से नीचे आ रहा है कोई और नीचे लेके आ रहा है। यहां सिर्फ इतना है कि अगर ये θ1 और phi 1 पर पहुंच गया तो ज्योमेट्री के हिसाब से अंदर की साइड FC1 लगना चाहिए, और FC1 ये देखिए ये बाहर की साइड फोर्स लग रहा था जब खुद से मूवमेंट हुआ था, तो अंदर की साइड भी तो उतना ही लगेगा। तो FC1 किसके बराबर है, M2R2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो FC1 किसके बराबर है, M R2 ओमेगा 2 स्क्वायर के बराबर। तो आपने क्या देखा सर, अंदर की साइड लग रहा है MR2 ओमेगा 2 स्क्वायर, बाहर की साइड लग रहा है MR2 ओमेगा स्क्वायर। MR ओमेगा स्क्वायर में एक में R2 भी कम हुआ और ओमेगा 2 भी कम हुआ, तो ये ज्यादा कम हो गया। एक में सिर्फ R2 कम हुआ, ये कम हुआ है। इसमें ज्यादा डिक्रीमेंट आया, इसमें कम डिक्रीमेंट आया, तो बाहर की साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा हुआ। इसने बॉल को वापस बाहर खींचा और स्लीव को ऊपर शिफ्ट कर दिया। हमने स्लीव को ऊपर लेके गए, ये वापस नीचे लेके आ गया। हम स्लीव को नीचे लेके गए, ये वापस ऊपर लेके आ गया। इस तरह के गवर्नर को हम बोलते हैं कि ये गवर्नर जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल गवर्नर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बोलिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिनको पिछली बार कुछ समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से अब बहुत कुछ समझ में आया होगा। अरे यार ये बैटरी शहीद होने वाली है। आप 2 मिनट इसको देखो, अगर कोई इसमें डाउट है। MR2 ओमेगा 2 कैसे कम हुआ? देखो भाई, इस फोर्स के अंदर R की वैल्यू भी कम हो गई और ओमेगा की वैल्यू भी कम हो गई। इस फोर्स के अंदर ओमेगा अभी भी उतना ही है, लेकिन सिर्फ R कम हुआ। तो इसमें जो डिक्रीमेंट आया है वो इसके कंपैरिजन में कम आया, इसमें ज्यादा डिक्रीमेंट आया, इसलिए ये कम हो गया है ना। एक बार मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं, और कोई डाउट हो तो मेंशन कर दो, पर आगे का कोई डाउट मत लिखना। कल क्लास की छुट्टी कर दे सूरज, ठीक है, कल तुम्हारी छुट्टी है। अरे इतनी क्लास कहां हो गई? अरे कल इतनी क्लास है क्या? ठीक है ना यार। अच्छा अच्छा,
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या ना कि अब चीजें नहीं, वो सब अपने हाथ में नहीं रहता ना। अभी तक 3 दिन इसलिए ऑफ मिलता था क्योंकि मैं दूसरी क्लास में इंगेज रहता था। अब अगर वो क्लास, अभी मैं फ्री हो गया, अभी अगर मैंने क्लास नहीं दी तो ये क्लासें रह जाएगी तुम्हारी, इसलिए बेटर है थोड़ा सा मैनेज कर लो। पढ़ना ही तो है, क्या काम क्या है तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा। सो देखो, बहुत अच्छी चीज अभी हमने सीखी है। अब इसको उस डायग्राम में देखते हैं, ये क्यों बनाया, अब आपको समझ में आएगा। देखो देखो जरा ध्यान से, एन इक्विलिब्रियम स्पीड पर आर रेडियस। अब देखो, अब ध्यान से समझना, जब लोड कम हुआ, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी और सेम टाइम पर होगी। अब थोड़ा सा फोकस करो, है ना, थोड़ा सा फोकस करो। आप काम की बात बताते हैं, होगा तो शेड्यूल में अपडेट कर देंगे ग्रुप, है ना। वैसे क्लास है, कल की क्लास है ना। जरा देखो यहां पर, जब लोड कम होगा तो स्पीड एन इंक्रीज होगी, स्पीड एन इंक्रीज होगा, तो एन से n1। जब लोड कम हुआ तो स्पीड एन से n1 और रेडियस r से r1। तो ये आ गया आपका कंट्रोलिंग फोर्स। ये किधर लगेगा, इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की साइड, ये रहा। लेकिन जब आप डिस्टर्ब करोगे तो स्पीड सेम रहेगी, सिर्फ रेडियस इंक्रीज करेगी। तो कितना फोर्स हुआ, सिर्फ इतना, विच इज डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग फोर्स। सो कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो तो लगेगा इनवर्ड, इसको बोल दो FD। डिस्टर्बिंग फोर्स जो है वो लगेगा आउटवर्ड। ये एक्सिस है जो बता रहा है कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। क्लियरली दिखाई दे रहा है, इनवर्ड ज्यादा है, अंदर की साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा है, बाहर की साइड लगने वाला फोर्स कम है। तो अगर स्लीव को ऊपर लेकर जाते हो तो अंदर की साइड, देखिए अगर स्लीव को ऊपर लेकर आते हो, अगर स्लीव को ऊपर लेके जाते हो तो अंदर की साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये बॉल को अंदर खींचेगा, स्लीव वापस नीचे आ जाएगी। ये देखो ग्राफ इस बात को चीख चीख कर बोल रहा है। अगर लोड कम हुआ तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, रेडियस, और रेडियस बढ़ेगी तो जो कंट्रोलिंग फोर्स आ रहा है वो इतना, जो कि अंदर की साइड लगता है। लेकिन अगर आपने डिस्टर्ब किया तो स्पीड सेम रहेगी, सिर्फ रेडियस बढ़ेगी। तो फोर्स कितना आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन, इतना फोर्स आ रहा है। तो डिस्टर्बिंग फोर्स, हाइट देखो कम है, इनवर्ट देखो अंदर की साइड, कंट्रोलिंग फोर्स देखो ज्यादा है। तो अंदर की साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा तो बॉल को वापस अंदर खींचा जाएगा, और बॉल को वापस अंदर खींचा जाएगा तो स्लीव वापस नीचे आ जाएगी। मतलब स्लीव को ऊपर लेके गए लेकिन स्लीव वापस नीचे आ गई। ये बात मैंने यहां से भी आपको बता दी है, मैंने इस कर्व से भी आपको बता दी है। इसी तरीके से अगर आप देखिए, अगर लोड आपका बढ़ गया तो स्पीड जो है, लोड अगर आपका बढ़ गया तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। स्पीड कम तो रेडियस कम, क्योंकि ये ड्यू टू लोड हो रहा है, ड्यू टू लोड हो रहा है। तो ये आपका कंट्रोलिंग फोर्स, ये किधर लगेगा सर, इनवर्ड। सर लेकिन अगर लोड कम नहीं हुआ, मैं खुद पकड़ के स्लीव को नीचे ले आया, तो ऐसे में भैया स्लीव जो स्पीड है वो सेम रहेगी, सिर्फ रेडियस कम होगी इस जगह पर, इस जगह पर। ये होगा आपका डिस्टर्बिंग। देखो R2 रेडियस पर n स्पीड के लिए जो फोर्स आ रहा है, तो इस बार डिस्टर्बिंग लगता है बाहर, कंट्रोलिंग लगता है अंदर। तो जब स्लीव को मैं नीचे लेके गया तो डिस्टर्बिंग ज्यादा है, डिस्टर्बिंग ज्यादा है, डिस्टर्बिंग ज्यादा है, तो बाहर वाला फोर्स इसको वापस बाहर खींचेगा तो स्लीव वापस ऊपर आ जाएगी। अरे सर मैं स्लीव ऊपर लेके जा रहा हूं तो नीचे आ रही है, नीचे लेके जा रहा हूं तो ऊपर जा रही है। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस, इस तरह के गवर्नर को, इस तरह के गवर्नर को अगर आप दोगे तो वो एक स्टेबिलिटी, मतलब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबल गवर्नर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई स्टेबल गवर्नर को। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। वैसे तो मैं अभी जब बैटरी चेंज करने गया था उस टाइम समझा के गया था आपको,
है सभी स्टूडेंट्स? अगर फिर भी 1% भी डाउट है तो अब देखो ऐसा ही एक दूसरा कर्व दिखाता हूं, ऐसा ही एक दूसरा कर्व दिखाता हूं और उस 1% डाउट को भी खत्म कर देते हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में 1% भी डाउट है तो एक और कर्व दिखाता हूं और उस 1% डाउट को भी एकदम खत्म कर देते हैं। रेडियस आर, यहां पर फोर्स। सो हमने कहा कि एक कर्व जा रहा है जो कि ऐसा है ना, देखो जरा ध्यान से। अब हमने बोला कि सर स्पीड n, उसके लिए रेडियस r, स्पीड अगर बढ़ती है तो ये हो गई रेडियस एक और, देखो जरा, ये n2 स्पीड है, r2 रेडियस है, ये n स्पीड है, r रेडियस है, ये n1 स्पीड है, r1 रेडियस है। ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब ध्यान से सुन लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये कर्व मैंने सेलेक्ट किया यहां पर, ना छोटा सा ले लेते हैं ताकि लिखने की जगह रहे मेरे पास। ये कर्व मैंने सेलेक्ट किया है और इस कर्व के अंदर क्या हो रहा है, देखो जरा, इस कर्व के अंदर क्या हो रहा है। जब लोड आपका कम हुआ तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब हमने n1 स्पीड के लिए इस कर्व के ऊपर रेडियस को देखा तो रेडियस r1 मिल रही है, कम हो रही है रेडियस। सो हमने बोला कि ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है आपका कंट्रोलिंग फोर्स। कर्व पे जो फोर्स आएगा वो होगा इनवर्ड फोर्स। हमने बोला अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो आपने कहा अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन रेडियस बदल जाएगी, तो इस रेडियस के ऊपर जो डिस्टर्बिंग फोर्स आएगा वो ये आ रहा है, डिस्टर्बिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहां पर स्लीव को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कम है। कंट्रोलिंग इनवर्ड लगता है, डिस्टर्बिंग बाहर। सो R से R1 मतलब रेडियस कम किया। अगर स्लीव को नीचे लेके जाओगे तो इनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है तो वो उसको और खींचेगा और नीचे लेके चला जाएगा। फिर से सुनो, अगर आपका लोड कम होता है, अगर आपका लोड कम होता है या मान लो लोड बढ़ जाता है तो स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो गई तो इस इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए हमने फाइंड किया रेडियस, वो आ रही है R2। तो हमने बोला कंट्रोलिंग फोर्स कितना आ रहा है, ये कंट्रोलिंग फोर्स, ये इनवर्ड लगेगा। हमने कहा कि अगर मैं खुद इसे R2 पर ले जाऊं तो R2 ज्यादा रेडियस है, मतलब मैं स्लीव को पकड़ के ऊपर ले जा रहा हूं। तो हमने बोला अगर मैं ऐसा करता हूं तो स्पीड सेम रहेगी लेकिन रेडियस बदल जाएगी। तो ये डिस्टर्बिंग फोर्स है। डिस्टर्बिंग बाहर, कंट्रोलिंग अंदर। मैं स्लीव को ऊपर लेके गया, बाहर वाला फोर्स ज्यादा है तो और ज्यादा बाहर की साइड उसे खींचा जाएगा। तो बॉल अगर बाहर आएगी तो स्लीव और ऊपर जाएगी, स्लीव और ऊपर जाएगी। कुल मिला के इस केस में जब स्लीव को मैंने नीचे की साइड डिस्टर्ब किया तो भी स्लीव वापस नहीं आया, जब स्लीव को मैंने ऊपर की साइड डिस्टर्ब किया तो भी भैया स्लीव वापस नहीं आ रहा। कुल मिला के बात ऐसी हो रही है कि इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं है। सो ये बनेगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो जरा ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सेम स्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को ही हम लोगों ने यहां पर अनस्टेबल में आपको वापस दिखाया है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब सुनो एक तीसरा केस। देखिए आपका जो कंट्रोलिंग फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर, उसमें एम कांस्टेंट है। अगर ओमेगा को भी आप कांस्टेंट कर देते हो तो एम और ओमेगा स्क्वायर दोनों कांस्टेंट हो गए, सिर्फ आर वेरी कर रहा है, सिर्फ आर वेरी कर रहा है। तो ये लाइन कैसी होगी? y बराबर एम एक्स। अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर में एम और ओमेगा कांस्टेंट अगर कर देते हो तो ये एम ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट को सी से बोल दो, सी आर। अब सी हो या एम हो एक ही बात है। तो y बराबर एम एक्स की लाइन बनेगी ना? बोलो यस और नो। अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर में से एम और ओमेगा दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो y बराबर एम एक्स वाली लाइन बनने वाली है और ये लाइन जाएगी ऐसी। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या है? ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या है? रेंज ऑफ स्पीड जीरो। ओमेगा वेरी नहीं कर रहा तो रेंज ऑफ स्पीड जीरो। और रेंज ऑफ स्पीड जीरो का मतलब है आइसोक्रोनस गवर्नर, आइसोक्रोनस गवर्नर। सो देखिए मैंने आपको स्टेबल गवर्नर के लिए बता दिया कर, अनस्टेबल गवर्नर के लिए बता दिया और आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए मैंने यहां पे आपको कर्व बता दिया है। अब इनके अंदर जो खास बात है अगर आप वो देखें, इनके अंदर जो खास बात है जो एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाती है वो क्या है कि सर जब स्पीड n से n1 जा रहा है तो रेडियस r से r1 जा रहा है। मतलब फॉर स्टेबल गवर्नर जब n1 जब स्पीड बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है। देखो कर्व में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब स्पीड आपकी n से n2 मतलब कम हुई तो रेडियस भी देखो r से r2 मतलब कम हो गई। मतलब जब स्पीड कम हो रहा है तो रेडियस भी कम हो रहा है। अरे ये सब राज की बातें हैं जो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आप ही की कॉपी में देखने को मिलेगी। इधर देखो जरा ध्यान से, जब स्पीड n से n1 मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो रेडियस कम हो रहा है। रेडियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सर जब स्पीड कम हो रहा है तो भैया रेडियस बढ़ रहा है। जब स्पीड कम हो रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है। ये सारी राज की बातें सब तुमको बता रहा हूं, तुम सिर्फ इसको कॉपी में लिख के उस कॉपी को छुपा लेना। सर स्पीड तो कांस्टेंट है किसी भी रेडियस के लिए, किसी भी रेडियस के लिए, किसी भी रेडियस के लिए सेम इक्विलिब्रियम स्पीड, किसी भी रेडियस के लिए R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 सेम इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर ऑल रेडियस ऑफ रोटेशन। भाई जितनी भी रेडियस ऑफ रोटेशन आपको दी गई है उनके ऊपर इक्विलिब्रियम स्पीड सेम मिलेगी। ये किसकी पहचान है? ये है आइसोक्रोनस गवर्नर की पहचान। बोलिए। सो आप देख सकते हैं कि इसको मैं 5 मिनट में 3 लाइन बना सकता था, 5 मिनट में। अब 5 मिनट में समझाओ यही बात। अब यही बात आपको 5 मिनट में समझाता हूं। देखो लेकिन क्या है ना कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो
और तुमको कुछ कुछ समझ भी आता है तो तुमको समझाया जा सकता है। अब देखो कैसे कैसे कर रहे थे, जरा पहचानो। ये था R, ये था भाई उनके लिए भी ना जिनको कुछ समझ नहीं आया होगा उनके लिए भी तो आज की बात बताएं। देखो सर एक कर्व जाता है ऐसा, R और फोर्स, एक कर्व जाता है ऐसा। अरे ये तो जगह कम पड़ गई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ओके जगह हो गई। एक कर्व जाता है ऐसा, क्लियर है? अगर ओरिजिन से जा रहे हो आइसोक्रोनस गवर्नर, अगर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट कर रहे हो स्टेबल गवर्नर, अगर वर्टिकल एक्सिस पे कट कर रहे हो अनस्टेबल गवर्नर, अनस्टेबल गवर्नर। सुनो और सुनो और सुनो, ऐसे समझ नहीं आता तो और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान से देखो। ये स्पीड n है, ये कौन है? स्पीड n है। जिस पॉइंट पे गवर्नर को कट करेगा उस पॉइंट पर स्लोप बना लो, जिस पॉइंट पर कंट्रोलिंग कर्व को कट करेगा उस पॉइंट पर स्लोप बनाओ। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, स्पीड n का स्लोप और उस टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप अगर स्पीड n के स्लोप से ज्यादा होता है स्टेबल गवर्नर, ये n है, ये पॉइंट, इस पर टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट का स्लोप अगर स्पीड n के गवर्नर से कम होता है अनस्टेबल गवर्नर। खत्म, इतना ही ध्यान रखना था बस। सो पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया है। अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो देखकर आप वहां पर आंसर मार्क करेंगे कि सर ये स्टेबल का होगा, या अनस्टेबल का होगा, या आइसोक्रोनस का होगा। और राज की बात ये है कि सिर्फ ये तीन ही बने हुए आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना हुआ आ जाएगा, सिर्फ ये तीन ही बने हुए आएंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल को कट करे तो स्टेबल, जो वर्टिकल को कट करे अनस्टेबल, जो ओरिजिन को कट करे आइसोक्रोनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये पढ़ते टाइम आपने जो फॉर्मूला यूज किया था, ये सब पढ़ते टाइम आपने जो फॉर्मूला यूज किया था, बेसिकली वो फॉर्मूला था डेरिवेट टाइप गवर्नर का। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जितने भी कंट्रोलिंग कर्व आपने पढ़े हैं ये सारे डेरिवेट टाइप गवर्नर के लिए। स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के लिए जो कंट्रोलिंग कर्व होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। सो अब उनके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये रेडियस r, ये फोर्स, सेम कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी चेंज नहीं है। सो जो ओरिजिन से जाएगा वो आइसोक्रोनस, जो वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा वो अनस्टेबल, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा वो स्टेबल। सो ये हो गया आइसोक्रोनस गवर्नर। ये हो गया आपके पास में अनस्टेबल ये स्टेबल गवर्नर। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, क्या होता है कभी कभी है ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स मिक्स कर दी जाती है। मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि ये जो लाइन जा रही है ना इसकी इक्वेशन y बराबर mx, ये जो लाइन जा रही है ना इसकी इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी, ये जो लाइन जाती है ना इसकी इक्वेशन होती है y बराबर mx माइनस सी। देखो जब x बराबर 0 कर दोगे तो y की वैल्यू आ रही है माइनस सी, नेगेटिव पे कट कर रहा है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। जब x बराबर 0 कर दोगे तो y की वैल्यू आ रही है नेगेटिव पे कट करता है। जब x बराबर 0 करोगे तो y की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव पे कट करता है। x बराबर 0 करोगे y की वैल्यू आ रही है 0 पे कट करता है ओरिजिन। सो कभी कभी ये जो आपके पास में देख रहे हो कंट्रोलिंग कर्व, इसको ऐसा भी लिखा हुआ जाता है f बराबर, ये कौन सी लाइन होती है y बराबर mx, तो ये आ जाता है f बराबर ar, क्योंकि वो y और x के बीच में है, ये फोर्स और रेडियस के बीच में, तो a कांस्टेंट, वहां m कांस्टेंट।
एफ इक्वल्स टू ए आर माइनस बी। ए और बी कांस्टेंट है और एफ और आर के बीच में कर्व है। एफ इक्वल्स टू ए आर प्लस बी। सो अगर ऐसा भी लिखा हुआ जाए कि लाइक चार ऑप्शन में से वो कौन सा रिलेशन है जो स्टेबल गवर्नर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप मेरे ख्याल से अब चैंपियन बन चुके हो। तो देखिए शांति से सुनने का कितना फायदा होता है। अगर आप आज याद करें तो आपने एक आध क्वेश्चन भी पूछा ही नहीं होगा, एक आध बीच में पूछा होगा जिसका जवाब मैंने शायद दिया नहीं होगा। सो आपने चीजों को शांति से सुना, समझा और देखा कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने बिल्ड हुआ है। जब हम लोग इन बिटवीन क्या ना, मैं लिखता हूं गवर्नर, फिर आप बोलते हो सर GOV क्यों लिखा आपने, JOV क्यों नहीं लिखा, इतने में तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और कॉन्सेप्ट खत्म हो या नहीं हो, बताने का मूड ही खत्म हो जाता है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा लिसनर हम लोग बने, जो सामने वाला बोल रहा है उसको बहुत शांति से सुने, क्योंकि ऑफकोर्स सुनने के लिए आए हो ना। और अब स्क्रीनशॉट ले लो और कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछो। चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में डाउट और समस्या पूछ लेना। मतलब आप देख रहे हो थ्योरी ऑफ मशीन से आप मैकेनिक्स में जाके वापस भी आ गए हो। अभी कोई ना कोई आके बोलेगा सर फर्स्ट स्लाइड से वापस स्क्रीनशॉट दो मुझे। पांच नंबर रह गई। 5 नंबर ही तो सबसे काम की है। परसों से सर कौन सा टॉपिक होगा? परसों से जो कल आधा छोड़ेंगे ना वो टॉपिक पढ़ाएंगे। कल अभी बताते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए फिर समझाते हैं। अच्छा हाँ, ये सूरज को अगर मैंने बता दिया तो सूरज डाउट लेके आएगा, ये बात भी सही। सूरज डाउट एक्चुअल में लेकर नहीं आता। सूरज डाउट क्या है ना, देखते देखते इंस्टेंट इसका दिमाग काम करता है। अगर लेकर आता तो डाउट पूछता ना, अच्छे वाले डाउट। क्रिएटिव माइंड है सूरज का। सूरज तुम कहां से हो? दिल्ली से? ओके, झारखंड से। हाँ, मैं रांची आने वाला हूँ वैसे जल्दी।
अगर वहां लॉकडाउन नहीं लगा तो फिर मिलते हैं तुमसे। अब सुनो काम की बात। लेकिन अभी दिल्ली में, अच्छा मैंने बोल दिया मैं आने वाला हूं तो अब तुम दिल्ली में आ गए। देखो आपने जो सिलेबस लिखा था उसमें आप याद कीजिए, आपने पहले लिखा था प्लानर मैकेनिज्म, आप एक मैकेनिज्म बनाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद में आपने उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस किया, फिर आपने उसकी डायनामिक्स पढ़ी, और डायनामिक्स पढ़ने के बाद में आपको पता चला कि इसमें स्पीड फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन कम करने के लिए आप फ्लाईव्हील लगाए। आपने बोला सर ये तो सिर्फ एक साइकिल के फ्लक्चुएशन को कम कर रहा है, तो फिर आपने गवर्नर लगा दिया, और गवर्नर लगा के आपने बोला कि अब इसके फ्लक्चुएशंस जो है वो खत्म हो गए। अब क्या है कि अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि अब हमें कल पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ अनबैलेंस फोर्स है, कल पता चलेगा, आज नहीं। और जब अनबैलेंस फोर्स आप चेक करने जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। नंबर ऑफ पेयर एंड नंबर ऑफ लिंक का फॉर्मूला मतलब क्या? अच्छा चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखिए कहीं कहीं पर आपको एक ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि आपके पास में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेयर अवेलेबल है, तो बताओ नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे। तो बेसिकली ऐसे टाइम पर आप फॉर्मूला यूज कीजिए n इक्वल्स टू 2p माइनस 4। n इक्वल्स टू 2p माइनस 4। जैसे ये 4 बार लिंकेज है, तो ये पेयर ही है 1 2 3 और 4, तो 2 लिंक कितने हैं 1 2 3 4। सो आप देख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 4। जब n इक्वल्स टू 2p माइनस 4 आता है, इसका मतलब आपके पास में कंस्ट्रेंट चेन है। अगर मान लो n लेस देन 2p माइनस 4 आता है या n ग्रेटर देन 2p माइनस 4 आता है, ये 3 लिंक है आपके पास में। सो 3 लिंक आपके पास में है तो p बराबर 3, और सॉरी 3 पेयर आपके पास में तो p बराबर 3, 3 लिंक आपके पास में तो n बराबर 3। तो आप देखिए यहां पर 2p माइनस 4, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 2, जबकि n कितना है 3। सो n ग्रेटर देन 2p माइनस 4। अगर n ग्रेटर देन 2p माइनस 4 होता है, इसका मतलब लॉग्ड चेन। अगर n लेस देन 2p माइनस 4 होता है, इसका मतलब अनकंस्ट्रेंट चेन। अच्छा करेक्ट, तुम चेक कर रहे हो मुझे? महान हो तुम, महान। मैं जब दूसरी क्लास में था तब से थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूं। हाँ तो ऐसे बोलते हैं हाँ समझ गया सर मैं, आप बोल रहे हो हाँ करेक्ट है। चलिए चलिए मेरे ख्याल से समझ गए। और कोई समस्या है, और कोई डाउट? वो क्या होता है कभी कभी है ना, हम पढ़ाते रहते हैं, फिर कुछ आपने डाउट पूछ लिया बेकार सा, फिर हम क्या भजन सुनाने में लग जाते हैं आपको कि लाइक अरे ऐसे फिजूल की बातें मत किया करो, ये वो, इतने में तो पॉइंट दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि हमको सोच के आना पड़ता है ना, आज ये पढ़ाएंगे हम। जैसे आज मैं सोच के आया था कि गवर्नर मुझे आज पूरा करवाना है। अब इन बिटवीन बाई चांस आप में से कोई कुछ बीच में बोलने लग जाता है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, कब हो गया, तो फिर 5 मिनट तुमको समझाना पड़ता है ना, अरे शांति रख लो, है ना, ऐसा समझाना पड़ेगा ना तुमको। अब ये जो मैं समझाता हूं ना, इससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ दिमाग से गायब हो जाएगा, तो फिर ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं। लेकिन इसीलिए बोलते हैं एमसीक्यू करो, बुक लगाओ। बुक लगाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लगेगा यार ये तो सर ने बताया नहीं। वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन आप पूछेंगे और तुरंत मुझे याद आ जाएगा हाँ ये पॉइंट रह गया। जैसे एक दिन किसी ने मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा था, हाँ तो ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट है, उसके लिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो आपकी क्लास है मैथमेटिक्स वाली,
वो 4 बजे रहेगी यूट्यूब के ऊपर। तो जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उसको, वो 4 बजे क्लास को ज्वाइन करें आपसे, 8 बजे नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आपकी उस टाइम पर कोई और क्लास रहती है तो आप उस क्लास को करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स फॉलो कर रहे हो तो शाम को 4 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहने वाली है आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, फ्लो आज वाकई में काफी अच्छा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।